स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अब हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नीट एग्जाम में अगर इसका वेटेज देखें तो मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे कि पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रूट मतलब फल, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। इसके अतिरिक्त माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ इसके कुछ टॉपिक आपके 11th क्लास से भी रिलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुतंतु का रिक्त स्थान सिरा पुष्प के रिक्त स्थान से जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है दूरस्थ और पुष्पासन, सेकंड ऑप्शन है दूरस्थ और बाह्य दल, तीसरा ऑप्शन है दूरस्थ और दल या पुष्पासन, और चौथा ऑप्शन है समीपस्थ या पुष्पासन और दल। तो पहले यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं कि पुंकेसर का डायग्राम कैसा होता है। देखिए इस प्रकार का ये पुंकेसर है और इसमें ये वाला पार्ट एंथर वाला पार्ट है, एंथर, और इसे हम कहते हैं पुतंतु, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। तो इसका जो नीचे वाला सिरा है ये समीपस्थ सिरा होता है, समीपस्थ, जिसे हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, और ये वाला हिस्सा होता है दूरस्थ, ये वाला हिस्सा है दूरस्थ। ठीक है, जहाँ पे ये कनेक्टिव है, यहाँ पे कनेक्टिव होता है, यहाँ इस जगह, तो इसे हम दूरस्थ हिस्सा कहते हैं। तो इसका समीपस्थ हिस्सा जुड़ा होता है यहाँ पे दल से। ये जो दल होता है पुष्प का, इस पुष्प के दल से ये जुड़ा होता है। पुष्प की संरचना आपको बहुत अच्छे से पता होगी, नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ इस तरह से बीच में तो ये आपका स्ट्रीकेसर आ जाता है, फिर उसके बाद ये इसका यहाँ पे अंडाशय, फिर ये इसके दल और बाह्य दल, और यहाँ पे पुष्पासन, और ये आपके पुंकेसर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि पुंकेसरों का यहाँ पर समीपस्थ सिरा दल से जुड़ा हुआ है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस पुष्पासन के यहाँ से जुड़ा हुआ है ये। ठीक, तो आप 11th क्लास में आप देखते हो अंडाशय की पोजीशन क्या क्या होती है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि पुष्पासन से भी जुड़े होते हैं पुंकेसर। तो आंसर यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा कि पुतंतु का कौन सा सिरा पुष्प के कौन से सिरे से जुड़ा होता है। इसमें पहला है दूरस्थ सिरा, पुष्पासन से बिल्कुल नहीं, दूरस्थ हिस्सा नहीं जुड़ा है। ये देखो ये वाला दूरस्थ हिस्सा है, तो ये पुष्पासन से नहीं जुड़ा हुआ है। दूरस्थ हिस्सा बाह्य दल से, तो ऐसा भी नहीं है। दूरस्थ पुष्पासन से, ये भी नहीं है। समीपस्थ हिस्सा पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, तो ये 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पुष्प आकारी की भ्रूणी की आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। पुष्प एक ऐसा स्थल है जहां पर आकारिकीय, भ्रूणिकीय, आश्चर्य तथा लैंगिक जनन का स्थल है। देखिए पुष्प लैंगिक जनन का स्थल तो है ही सही। अब सेकंड को देखते हैं, परागकोश की सबसे बाह्यतम परत एपिडर्मिस होती है और यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो बिल्कुल सही बात है कि सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस है, उसके बाद में एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, तो ये सुरक्षात्मक परतें होती हैं जो कि सुरक्षा देने का कार्य करती है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, कैप्सुला के प्रत्येक पुंकेसर में केवल 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। देखिए जब हमने 12th क्लास का सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, तो वहाँ पर जितने भी हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के पुंकेसर की बात की, हमने वहाँ पर स्ट्रीकेसर की बात की, उसमें युग्मक जनन किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें हमने की। तो वहाँ पर हमने कैप्सुला की ही बात की है। जो डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वहाँ पे कैप्सुला को ही लेकर दिए हुए हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि जो बीजाणुधानी होती है वो 4 होती है, चतुष्क बीजाणुधानियाँ होती है, 4 होती है कैप्सुला में, न कि 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट पढ़ते से ही गलत है। लेकिन उससे पहले हम चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। लघु बीजाणुधानी के मध्य में बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है। इसने लिखा है कि लघु बीजाणुधानी के मध्य में बीजाणु जन ऊतक पाया जाता है, तो ये सही है।
लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि इसके पास में 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे थर्ड, ये गलत ऑप्शन है, मतलब इसमें गलत कथन चुनने को कहा था, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पुष्प में अंडकों का चक्र किसे प्रदर्शित करता है? देखिए आसान सा क्वेश्चन है। अंडकों का चक्र किसे प्रदर्शित करता है, दल का चक्र किसे प्रदर्शित करता है, बाह्य दल का चक्र किसे प्रदर्शित करता है, उसके अतिरिक्त पुंकेसरों का चक्र किसे प्रदर्शित करता है, तो ये हमें सब पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अंडकों का चक्र किसे प्रदर्शित करता है, तो पहला दिया हुआ है जायांग, दूसरा है पुमंग। आपको पता है कि पुमंग का अंडक से कोई रिलेशन नहीं क्योंकि ये नर भाग है। तीसरा दिया हुआ है बाह्य दलपुंज, तो बाह्य दलपुंज भी बिल्कुल अलग है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं, ये तो सहायक है। फिर उसके बाद में चौथा है दलपुंज, तो इससे भी कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जायांग। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे लंबा पुष्प क्या है? पहला है वेलिसिनेरिया, दूसरा है राफ्लेशिया, तीसरा है अमोर्फोफिलस, चौथा है जोस्टेरा। जब आप एकदम से इसको पढ़ेंगे कि सबसे लंबा पुष्प कौन सा है, तो आपके एकदम से दिमाग में आएगा कि अरे ये तो कौन सा हो सकता है, राफ्लेशिया हो सकता है, लेकिन राफ्लेशिया सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट फ्लावर है, लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि सबसे लंबे पुष्प का नाम बताइए, तो सबसे लंबा पुष्प कौन सा है, एमोर्फोफिलस। ये आपको याद कर लेना है कि ये कौन सा है, एमोर्फोफिलस। ठीक, अगर सबसे बड़ा पूछ था, सबसे लार्जेस्ट पूछ था, तो आप क्या आंसर देने वाले थे, राफ्लेशिया। चलिए अब यहाँ से आपको देखिए डायग्राम दिया गया है, ये लघु बीजाणुधानी का डायग्राम है, पुंकेसर का डायग्राम है, ठीक, उसका टीएस है ये। अब यहाँ सारी परतों के बारे में बताया कि भाई ए क्या है, ए बताना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है, ई क्या है, डी क्या है। अब यहाँ पर पहले तो आप ये बात जानते हो कि बी वाली जो है ये सुरक्षात्मक परत है, फिर सी आ जाओ ये अंदर जा रहा है, फिर ई आ जाओ तो ये यहाँ पे ये टेपिटम के बारे में बता रहा है, डी आ जाओ तो टेपिटम से बाहर जो होती है मिडिल लैमेला उसके बारे में ये बता रहा है। तो देखते हैं, ए इसने लिखा हुआ है, ए परत है जो कि सुरक्षा का कार्य करती है। देखो ए वाली परत तो ये हो गई, तो क्या ये सुरक्षा का कार्य कर रही है, बिल्कुल नहीं, ये सुरक्षा का कार्य नहीं करती। ये वो हिस्सा होता है जहां पे कनेक्टिव जाके जुड़ता है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन तो होने से रहा। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है कि बी सुरक्षा। अब आप देखो कि बी एक परत है जिसमें कि एपिडर्मिस आता है, एंडोथीसियम आता है, ये बाहरी परतें हैं, ठीक है। तो ये परतें सुरक्षात्मक परतें होती है, ये हमें पता है। तो बी को अभी हम मान के चलेंगे कि हाँ ये सही है। बी के साथ में ई भी देख लेते हैं, ई यहाँ पे दिया हुआ है, ये ई, और ई के बारे में मैंने पता है कि टेपिटम है, तो ये कौन सी परत है, पोषक परत है। जो ई सबसे अंदर की परत होती है, टेपिटम जो कि पोषक परत होती है, तो यहाँ पर ई पोषक परत, ये बिल्कुल सही है। सी की बात करते हैं, सी क्या है, सी परागकोश का स्फुटन। इनका ये कहना है कि जो सी है यहाँ से परागकोश का स्फुटन होता है। देखो ये बिल्कुल गलत बात है। परागकोश का जो स्फुटन होता है, जो डाइसेंस होता है, वो यहाँ पर इन तीनों परतें, जो सबसे बाहर वाली 3 परतें होती है, उनमें ये तीनों परतें सहायता करती है। तो सिर्फ ये कहना कि यहाँ से डाइसेंस होता है, और डाइसेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ मार्जिन से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही लग रहा है। डी इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा कि डी वाली परत कोई प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रही हो। फिर ए में लिखा हुआ है कि सुरक्षा देने का कार्य कर रही है, तो ये भी गलत है कि ए यहाँ पे सुरक्षा देने का कार्य बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ये स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। आपका ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही स्टेटमेंट क्या है, सेकंड। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया हुआ है, जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक बनाती है। पहले हम सारे रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 60% आवृत बीजियों में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, तो ये सही है। जनन छिद्र वह जगह है जहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, ये भी सही है।
परागकण साधारणतः गोलाकार होते हैं और इनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोन मीटर तक होता है। तो परागकण कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं और इनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोन मीटर तक का होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये हमारे एनसीईआरटी के ही लाइन है, ठीक है। ये भी अब इसमें लिया हुआ है कि जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से नर युग्मक बनते हैं। हमें ये तो पता है कि इस जो आपके ये जो लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर यहाँ पर ये लघु बीजाणुधानी है। तो मैं एक लघु बीजाणुधानी की बात कर रही हूँ जिसमें कि यहाँ पे बीजाणु ऊतक है, ये बीजाणु ऊतक है, ये है बीजाणु ऊतक। बीजाणु ऊतक की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है भोजन संचित करके, ठीक है। भोजन संचित करके ये आकार में बड़ी हो जाती है कोई एक कोशिका, इसे हम कहते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है? बीजाणु मात्र कोशिका होती है 2n। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ये तो हमें पता है कि इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। उसके पश्चात यहाँ पे 2 बनते हैं लघु बीजाणु, जो कि परागकण भी जिन्हें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बनते हैं 4 लघु बीजाणु। ये 4 लघु बीजाणु जो बनते हैं उनमें से एक की बात करेंगे, ये एक ही की बात करेंगे, है ना, एक बार में केवल एक की बात करेंगे। तो ये जो एक लघु बीजाणु है ये एक परागण है और इसी परागण से आगे जाके 2 नरयुग्मक बनते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर होता है केंद्रक, इसके अंदर होता है केंद्रक और इस केंद्रक के अंदर होता है समसूत्री विभाजन। ये सबको पता है कि इसके अंदर कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे 2 केंद्रक बन जाते हैं, एक यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस बनता है और एक यहाँ पे आपको ये भी पता है कि एक होता है, मतलब 2 होते हैं, एक तो यहाँ जनरेटिव सेल होती है और एक होती है ट्यूब सेल। तो उनमें से एक के अंदर जो यहाँ पे एक है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से फिर यहाँ पे 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है। इसके अंदर नहीं होता, ध्यान रखना, ये एक अलग होती है, एक अलग होती है। तो यहाँ पे जो जनरेटिव सेल होती है उसी के अंदर आगे जाके समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से 2 नरयुग्मक बनते हैं यहाँ पर। तो अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ समसूत्री विभाजन भी होता है। हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही यहाँ पे नरयुग्मकों का निर्माण हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समसूत्री विभाजन के साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा वायु परागित पादप का लक्षण नहीं है? इसने पूछा है कि जिन पादपों में वायु के द्वारा परागण होता है उनमें कौन सा लक्षण नहीं होता, ठीक है ना, इनमें से कौन सा लक्षण नहीं होता? तो परागण बहुत अधिक संख्या में होते हैं। देखिए सही बात है कि जब भी वायु परागण होता है तो जो पराग कण होते हैं बहुत अधिक संख्या में होते हैं और पंख युक्त होते हैं और उड़ के जाते हैं। सेकंड है, हर एक अंडाशय में कई सारे बीजांड होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हर एक अंडाशय में कई सारे बीजांड होते हैं। अजीवीय परागण वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य प्रकार का परागण है। इसमें पुष्प बेहतर अनावृत पुंकेसर युक्त होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें अनावृत पुंकेसर युक्त होते हैं पुष्प, यहाँ पे कोई आवरण नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो वायु के द्वारा परागण होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है। ये आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो वायु परागण होगा वो किस में होगा? जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? अनावृत होते हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यहाँ पर हर एक अंडाशय में कई सारे बीजांड होते हैं, हर एक अंडाशय में कई सारे बीजांड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट वायु परागण के पादप से संबंधित नहीं है, क्योंकि परागण के लिए पूछा इसने। ठीक, आगे चलते हैं। प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश कैसा होता है? परागकोश कैसा होता है? प्रारूपी आवृतबीजी के बारे में पूछा है, तो परागकोश कैसा होता है? देखिए इस प्रकार का, ये तो द्विपालित है, ठीक है, द्विपालित है और द्विकोष्ठ है, 2 कोष्ठ हैं और चतुर्बीजाणुधानी है।
ये द्विपालित है, द्विकोष्ठीय है, 2 कोष्ठ है, और कैसे है, 4 बीजाणुधानी है। तो आपको इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए। द्वि कैसे है, द्विपालित, 2 पालियां हैं। कौन कौन सी पालियां हैं, एक ये पाली है और एक ये पाली है। द्विकोष्ठीय है तो यहाँ पे 2 कोष्ठ है, इसके अंदर 2 कोष्ठ है, और चतुर्बीजाणुधानी, 4 बीजाणुधानियां हैं इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक पालित लिखा हुआ है, एक कोष्ठकीय लिखा है, एक पालित द्विकोष्ठकीय, द्विपालित एक कोष्ठकीय त्रिबीजाणुधानी, और यहाँ पे हमारा आंसर है द्विपालित द्विकोष्ठकीय चतुर्बीजाणुधानी। ओके, चलो आगे चलते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व नर युग्मों को उद्भिद बनाने के लिए कौन से विभाजन होते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब पहले तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात की है, तो मतलब किसकी बात की है, 2n कोशिका की बात की है। ठीक है, आगे चलते हैं। से परिपक्व नर युग्म को उद्भिद बनाने के लिए कौन कौन से विभाजन होते हैं? कौन कौन से विभाजन होते हैं? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पहले तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 तो आपके क्या बनने वाले हैं यहाँ पर, ये पोलन ग्रेन। ठीक है, लघु बीजाणु। अब एक लघु बीजाणु, तो इस एक लघु बीजाणु में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। अभी मैंने आपके सामने बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि पहला समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि 2 न्यूक्लियस बनते हैं, है ना। पहले तो ये समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, फिर माइटोसिस सेकेंड और होता है, माइटोसिस सेकेंड और होता है, तो उससे यहाँ पे 2 नरयुग्मक बनते हैं, 2 नरयुग्मक बनते हैं, माइटोसिस सेकेंड होता है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर यहाँ पर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। आगे अगर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी काफी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। एक समसूत्री विभाजन जो कि गलत है, 2 अर्धसूत्री विभाजन ये भी गलत है, एक अर्धसूत्री विभाजन उसके पश्चात 2 समसूत्री विभाजन, 2 अर्धसूत्री विभाजन उसके पश्चात 2 समसूत्री विभाजन, तो गलत है। तो यहाँ पे आंसर आपके क्या आ जाएगा, 3rd। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध एक समान कोशिकाओं का समूह जो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित है उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, पहले तो लघु बीजाणुधानी बनाएंगे, तो ये आपका ये एंथर है और इसमें ये लघु बीजाणुधानी। इसने पूछा है केंद्र में क्या होता है, तो केंद्र में मैं आपको बता दूं कि केंद्र में होता है यहाँ पे बीजाणु ऊतक, बीजाणु ऊतक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पर भी नहीं, कहीं पर भी। अगर हम फीमेल की भी बात करेंगे ना, फीमेल में भी जो वहाँ पर बनती है, फीमेल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, अंडाशय वगैरह, वो बीजाणु ऊतक से ही बनता है। तो शुरुआत यहाँ पे बीजाणु ऊतक से ही होती है और बीजाणु ऊतक की गुणिता होती है 2n। ठीक है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब जाके इनके युग्मक बनते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के अलावा समसूत्री भी होता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के द्वारा इनके युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे केंद्र में क्या उपस्थित है। पहला दिया हुआ है अंतः स्तर, दूसरा है मध्य स्तर, तीसरा है टैपिटम और चौथा है बीजाणु ऊतक। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे केंद्र में इसका क्या होगा, बीजाणु ऊतक होगा। नेक्स्ट, किस में परागण अपनी जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट में खो देता है? जीवन क्षमता मतलब वायबिलिटी, 30 मिनट में किसकी वायबिलिटी खो जाती है? गेहूं की, रोजेसी की, लेगुमिनेसी की, सोलेनेसी की। तो एनसीईआरटी में गिवन है कि 30 मिनट में वायबिलिटी खो जाती है। किसके, कौन से परागकण की खो जाती है? गेहूं की। तो यहाँ पे आंसर आपके क्या आ जाएगा, गेहूं। आगे चलेंगे, बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आप एक बात ध्यान रखना बिल्कुल कि जब हम यहाँ पे बीजांड की बात करते हैं
तो ये इसका बीजांड द्वार है, ये इसका निभाग है, ये इसका निभाग है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो निभाग वाला भाग होता है ना, ये आधारी भाग है। ठीक है, ये कौन सा भाग है? ये बेसल भाग है, ये है बेसल भाग। और ये वाला भाग होता है, ये पृष्ठ भाग है, ये इसका आधारी भाग है और ये इसका पृष्ठीय भाग है। ये आपको क्लियर रखना है, ये आपको याद रखना है। और भ्रूण का परिवर्धन कौन से वाले हिस्से में होता है? इस वाले हिस्से में होता है या इस वाले हिस्से में होता है? तो बीजांड द्वार वाले हिस्से में भ्रूण का परिवर्धन होता है। और क्योंकि इसने आधारी भाग की बात पूछी है तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? निभाग। हालांकि इसने ऑप्शन बीजांड द्वार दिया हुआ है, अध्यावरण है, बीजांड व्रंथ है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। क्या है? निभाग। ये आपको डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग बीजांड के डायग्राम है। इन डायग्राम को आपको देखना है सिर्फ, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक आपके है भी नहीं 12th क्लास में, बट फिर भी कई बार ये, क्योंकि जब पहला वाला सिलेबस था आपके 12th का तो उसमें ये दिए हुए थे, तो उसी के बेसिस पर, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वो तो याद रखनी है। जैसे कि कंपाइलोट्रोपस, तो ये काफ़ी आसान है उसको बताना कि कंपाइलोट्रोपस कौन सा होता है, ठीक है, सर्सिनोट्रोपस कौन सा होता है और ऑर्थोट्रोपस कौन सा होता है। अब यहाँ पे एक ही बात करें तो सारे देखो, पहले तो इस मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो आप, ये सारे एक सीध में आ रहे हैं, निभाग एक सीध में आ रहा है, बीजांड द्वार एक सीध में आ रहा है। जब एक सीध में आते हैं ना तो इसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। तो आप देखो कि इस ए में एक तो लिखा हुआ है कंपाइलोट्रोपस, तो मैं इसको यहीं गलत कर दूंगी। ए में लिखा हुआ है हेमीट्रोपस, इसको मैं यहीं गलत करूंगी। इसमें लिखा हुआ है एम्फीट्रोपस, तो भी मैं इसको यहीं गलत करूंगी। और इसमें लिखा हुआ है जहां मेरा आंसर में जो है ए में ऑर्थोट्रोपस, तो ऑर्थोट्रोपस तो ध्यान रखना है कि सारे एक ही लाइन में सीध में आते हैं। तो आप देखो ये सभी एक ही सीध में आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। फिर आप देखो इसको 90 के एंगल पे है ये, तो इसको हम बोलते हैं हेमीट्रोपस, इसको हम बोलते हैं हेमीट्रोपस। सी की बात करें तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं एनाट्रोपस। फिर ये डी वाला बात करें तो डी वाला है आपका एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस है ना, डी वाला है आपका, हाँ, एम्फीट्रोपस, डी वाला है एम्फीट्रोपस। फिर ई वाले की बात करें ये कंपाइलोट्रोपस है, और सी वाले की बात करें तो ये सर्सिनोट्रोपस है। तो अगर मैच वाला आता है तो ऐसे क्वेश्चन करना आसान है, लेकिन अगर मैच वाला नहीं भी आता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, सिंपली आपसे केवल इसी डायग्राम के बेसिस पे पूछ लिया जाए कि बताओ ये, तो देखो ये घोड़े की जो नाल होती है ना, घोड़े की नाल वैसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंपाइलोट्रोपस। इसे ऐसे आप याद कर लो, डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आप याद करिए। हम पूरे जो हमने पढ़ा, हमने कौन से स्ट्रक्चर को पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर? तो हमने पढ़ा है एनाट्रोपस को। एनाट्रोपस याद करिए, एनाट्रोपस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एनसीईआरटी में इसको रीड किया है, एनाट्रोपस को। एनाट्रोपस स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी की है, ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन जो होती है बीजांड की, वो ये होती है ऑर्थोट्रोपस, ये आइडियल कंडीशन है। देखो आप, ये आइडियल कंडीशन है, इसमें सबसे ऊपर क्या आ रहा है? बीजांड द्वार, बेस पर क्या आ रहा है? निभाग। तो अभी क्वेश्चन क्या आया था कि निभाग आधारी भाग है या पृष्ठीय ऊपर शीर्ष वाला भाग है, तो अब आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे। तो कोई भी जब हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ऑर्थोट्रोपस को बेस मान के आंसर देना होता है। ये बात आप ध्यान देना, मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ कि जो बीजांड का आइडियल पोजीशन है वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें, जैसे अभी पूछ ही लिया कि निभाग कौन से हिस्से में आता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बीजांड का हिस्सा कौन सा है, आधारी है या शीर्ष है, तो आपको इस कंडीशन में ऑर्थोट्रोपस को आधार मानते हुए आंसर देना है, ओके। चलो आगे चलते हैं। सामान्यतः एंजियोस्पर्म के परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? देखिए, एंजियोस्पर्म के परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, तो बता देती हूँ मैं आपको, ये आपको भी पता है, इसे हम कहते हैं 7 सेल
8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, याद कर लो, ये एक कोशिका, ये पूरी एक कोशिका है। ठीक है, फिर उसमें ये 3 केंद्रक, फिर यहाँ पे 3 केंद्रक, फिर बीच में 2 केंद्रक, तो 3 और 3 6 और 7 और 8, तो केंद्रक कुल मिला के कितने हो गए, ये केंद्रक कुल मिला के कितने हो गए 8, और कोशिका कितनी हो गई 7। देखिए ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि ये 7 कोशिका कैसे है, 8 केंद्रक कैसे। अच्छा 8 केंद्रक तो समझ में आ रहा है ना आपको, केंद्रकों की संख्या 3 ऊपर 3 नीचे 2 यहाँ पे बीच में, तो केंद्रक कितने हो गए 8। लेकिन ये 7 कोशिका कैसे हुई, ध्यान देना, 7 कोशिका मतलब कि ये 3 कोशिका यहाँ पे, 3 कोशिका यहाँ पे, और ये पूरी की पूरी एक कोशिका है। ध्यान रहे, ये पूरी की पूरी एक कोशिका है, तो ये 7 कोशिका है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था, और 8 केंद्रकीय अवस्था पाई जाती है एंजियोस्पर्म में सामान्यतः। आगे चलेंगे, अंड उपकरण के अंतर्गत क्या क्या निहित होता है। अभी अभी आपको बताया कि अंड उपकरण ये नीचे वाला होता है जिसे हम कहते हैं एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में क्या होता है, एक तो एग सेल होती है और इसके पास में सिनर्जिड सेल होती है, 2 सिनर्जिड। ठीक, एक तो अंड कोशिका होती है बीच में और 2 आसपास होती है सिनर्जिड, तो इसे हम कहते हैं अंड उपकरण। तो अभी देख लेते हैं, 2 सहायक है, 2 अंड कोशिका है, 2 अंडे नहीं होती, 1 होती है, तो ये तो गलत हो गया। 3 सहायक है तो ये भी गलत है, 1 सहायक है तो ये भी गलत है, 2 सहायक कोशिका 1 अंड कोशिका, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, चौथा। नेक्स्ट, अनुन्मील्य पुष्पों में सदैव स्वपरागण ही पाया जाता है, क्योंकि अनुन्मील्यता का मतलब तो पहले क्या होता है, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टो का मतलब ही होता है क्लोज, है ना। तो ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं उनमें क्या होता है, सदैव खुशबूदार होते हैं, सदैव बंद रहते हैं, सदैव खुले रहते हैं, सदैव चमकीले रंग के होते हैं। तो ऐसे पौधे हमेशा बंद रहते हैं और इसी की वजह से इनमें स्वपरागण होता है, इसी की वजह से ही इनमें क्या होता है, स्वपरागण देखा जाता है। नेक्स्ट, अब हमको मैच करना है। मैच आप आसानी से कर सकते हो, मेरी कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो। स्पोरोपोलिनिन के बारे में आप जानते ही हो, स्पोरोपोलिनिन कहाँ पाया जाता है, चलिए बताइए। स्पोरोपोलिनिन बाह्य चोल पे होता है, अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का होता है, जनन छिद्र जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित है। कायिक कोशिका जो विशाल अनियमित केंद्रक होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल और कायिक कोशिका। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है वो विशाल है और अनियमित है। अब आप मैच कर लीजिए, मैच करते से ए में सेकंड है, ए में सेकंड तो ये गलत है, ए में सेकंड नहीं है, ए में फोर्थ ये गलत है नहीं, ए में थर्ड है, बिल्कुल सही, ये सही है आपका, ए में थर्ड है, ए में थर्ड है, ए में फिफ्थ दिया हुआ है तो ये भी गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक, आगे चलेंगे। पार्थिनियम के लिए कौन सा कथन असत्य है। पार्थिनियम के बारे में आप जानते हैं, खरपतवार है, इसे गाजर ग्रास कहते हैं, इसे कांग्रेस ग्रास कहते हैं। ठीक है, हमारे खेत में नहीं, सॉरी, हमारे देश में इसे साजिश के तहत लाया गया था और अब ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुसीबत बन चुकी है। खरपतवार है ये, ठीक है। पार्थिनियम जिसे गाजर घास कहा जाता है, ये भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था, बिल्कुल सही है। इसके परागण से एलर्जी होती है और उपस्थिति में सर्वव्यापक हो गया है और इसे समुद्री घास भी कहते हैं। देखिए पहला बिल्कुल सही है कि जब गेहूं हमारे यहाँ पे आया करते थे तो उसी के साथ में खरपतवार के रूप में ये आया था। दूसरा है, इसमें परागण से एलर्जी होती है, तो ये एलर्जेंस की तरह कार्य करते हैं। कांग्रेस ग्रास से एलर्जी होती है जो आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी सही है। उपस्थिति में ये सर्वव्यापक है, बिल्कुल सब जगह फैल चुका है खरपतवार के रूप में, तो ये भी सही है। लेकिन चौथा इसमें दिया हुआ है कि ये समुद्री घास है, जो कि गलत है। ये समुद्री घास नहीं है, ये है गाजर घास, ये है गाजर घास। और ये जो गाजर घास है इसे हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, कांग्रेस घास भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा कार्य टैपिटम का नहीं है। टैपिटम आप जानते हैं, टैपिटम पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। न्यूट्रिटिव लेयर होती है, जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं वो पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं,
अपने टेपिटम से प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि स्पोरोपोलिनिन का स्रवण करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करता है। देखो गुरु बीजाणु का मतलब क्या होता है, कभी भी आप कंफ्यूज मत होना, लघु बीजाणु की बात आ रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पे नर की बात हो रही है, ठीक है। अगर गुरु बीजाणु की बात आ गई तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, मादा की बात हो रही है। तो मादा यहाँ पे गुरु बीजाणु है और मादा का इससे कोई रिलेशन नहीं है। टेपिटम सिर्फ कहाँ पाया जाता है, नर में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पोलन किट का स्रवण ये करता है, सही है। एंजाइमों का स्रवण करता है, सही है। ये सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। वापस आपको मैच करना है बीजांड व्रंत निभाग, ठीक है। अब आप आसानी से कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। बीजांड का मुख्य भाग क्या है और निभाग बीजांड तथा बीजांड के मुख्य काय को जोड़ने का कार्य। बीजांड द्वारीय सिरा, बीजांड द्वारीय सिरा। तो ए जो आपका बी है, बी में तो आपके क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी में ए में तो आएगा आपके बीजांड व्रंत, तो ए में आ जाएगा आपके फोर्थ, ए में आएगा फोर्थ। बीजांड आसन तथा बीजांड के मुख्य काय को जोड़ने का कार्य। बीजांड आसन और बीजांड के मुख्य काय को जोड़ने का कार्य करता है बीजांड व्रंत, ठीक। अध्यावरण क्या है, अध्यावरण देखेंगे पहले सी में अध्यावरण क्या आ जाएगा, सुरक्षा देने का कार्य करता है अध्यावरण। और बीजांड काय क्या है, तो बीजांड काय यहाँ पे बीजांड का मुख्य भाग है, बीजांड का मुख्य भाग है बीजांड काय। और फिर आता है बीजांड में उभार, ठीक है। निभाग के लिए क्या लिखे, अब यहाँ पे इसको सिरा ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये बीजांड द्वारीय सिरा, निभाग क्या है, हालांकि आधारी भाग है लेकिन अगर देखें तो वो बिल्कुल सिरे पर है, इसलिए सिरा सिरे पर है, मतलब सिर का मतलब छोर पर है, ठीक है, टर्मिनल पर है, इसलिए यहाँ पे सिरा। तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है। अब इसको आप मैच कर लीजिए। ए में फर्स्ट लिखा हुआ है तो गलत है और ए में फोर्थ आ रखा है, ए में फोर्थ जो हमने मैच किया है, ए में फिफ्थ मैच किया हुआ है, ए में फिफ्थ, ठीक है। ए में फिफ्थ ये नहीं होगा, बीजांड व्रंत ये सिरा वाला भाग नहीं होता है। ए में थर्ड, ए में बीजांड में उभरा भाग, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, ठीक है। ये आपका आंसर है। मैच कर लीजिए, आप भी मैच करिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं प्रतिमुखी कोशिकाओं के नीचे और अंड उपकरण के नीचे, अंड उपकरण के ऊपर दिए गए सारे सतह हैं। देखिए ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। मैं पहले तो आपको बता देती हूँ, ये देखो, अब ये अंड उपकरण यहाँ पर है, यहाँ पर ये पोलर केंद्रक है, यहाँ पे एंटीपोडाल सेल्स है। अब इसने पूछा है ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पाते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाओं के नीचे। फिर सेकंड लिखा हुआ है अंड उपकरण के नीचे और अंड उपकरण के ऊपर दिए गए सारे सत्य हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको आंसर देना है वो किसको आधार मान के देना है, ऑर्थोट्रोपस को। अब इसको आप ऑर्थोट्रोपस बना दीजिए। आप ऑर्थोट्रोपस कैसे बनाएंगे, ऑर्थोट्रोपस का मतलब है कि बीजांड द्वार वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एग एपरेटस आ जाएगा यहाँ पे, ये एग एपरेटस आ गया, ठीक। ये अंड कोशिका और ये सिनर्जिड, ये एग एपरेटस ऊपर। हम किसको आधार मान रहे हैं, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस बीजांड को आधार मान के चलो, तो ऑर्थोट्रोपस बीजांड को आधार मान के चलेंगे तो बीजांड द्वार वाला हिस्सा है ये बीजांड द्वार, और ये वाला निभाग, और निभाग वाले सिरे पर है एंटीपोडाल और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस। तो अब देख के बताइए कि ध्रुवीय केंद्रक किसके नीचे है। तो अब आप देख के बता सकते हो कि अंड उपकरण के ठीक नीचे उपस्थित है ध्रुवीय कोशिकाएं। तो ये अंड उपकरण के ठीक नीचे उपस्थित है, तो आंसर आपका क्या आ गया, अंड उपकरण के ठीक नीचे उपस्थित है। नेक्स्ट, यदि परागण की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 28 है। देखिए पराग कण के बारे में पूछा है, पराग कण कैसा होता है, पराग कण होता है अगुणित, अगुणित का मतलब n, ठीक है। तो इस अगुणित में है 28, गुणसूत्र की संख्या 28, मतलब n बराबर यहाँ पे क्या हो गया 28।
तो इस पादप के बीजांडकाय की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? देखो बीजांडकाय पूछा है इसने, बीजांडकाय का मतलब ये क्या हुआ? स्पोरोफाइट मतलब बीजाणुद्भिद। ये क्या है? बीजाणुद्भिद। तो बीजांडकाय ये है बीजाणुद्भिद संरचना। बीजाणुद्भिद संरचना, बीजाणुद्भिद मतलब आप जानते हो, मैंने कई बार बता दिया है, स्पोरोफाइट कहते हैं इसको, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट इज ऑलवेज 2n, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज 2n। ठीक है, अब आप 2n है तो आप क्या करेंगे? 2n कर लीजिए, 2n का मतलब 2 बराबर 28 कर लीजिए। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 28, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 56। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 56। बीजांडकाय को आप 2n मानो क्या है ही सही, तो आपका आंसर यहाँ पे 56 आ जाएगा। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म में भ्रूण का परिवर्धन सामान्यतः होता है। भ्रूण का परिवर्धन किस सिरे की तरफ होता है? बीजांड द्वार के सिरे पर, निभागीय सिरे पर, बीजांड व्रंत पर, बीजांड के आधार पर। तो आपको पता है, एक बार फिर बना देती हूँ। ये देखो, यहाँ पर अंड उपकरण होता है और ये बीजांड द्वार वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहीं पे भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बीजांड द्वारीय सिरे के ऊपर, बीजांड द्वारीय सिरे के ऊपर। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अपबीजाणुकता, जिसे हम कहते हैं एप्लोस्पोरी, बीजांडकाय अध्यावरण से सीधे ही भ्रूणकोश बनाता है। सही है, अपभ्रूणता, बीजांडकाय अध्यावरण से सीधे भ्रूण बनाता है। द्विगुणन बीजाणुकता, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे भ्रूण बनना, ये गलत है। द्विगुणन बीजाणुकता, ये गलत है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे बीजाणु उत्तक कोशिका से सीधे भ्रूण का निर्माण होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है। अनिषेक जनन सही लिखा हुआ है कि बिना निषेचन के अंड कोशिका से भ्रूण बन जाता है, तो ये 4th सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं? देखो, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज, इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्या होता है। भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी क्या होता है? जो बीज होते हैं ना, तो उसमें कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें जो भ्रूण होता है वो पूरे एंडोस्पर्म को खा जाता है, तो उसे हम कहते हैं अभ्रूणपोषी। लेकिन जिसमें ऐसा होता है कि जो भ्रूण होता है वो पूरे भ्रूणपोष को नहीं खा पाता, तो उसे हम कहते हैं भ्रूणपोषी प्रकार का, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी प्रकार का बीज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। भ्रूणपोषी बीज कौन से हैं? तो भ्रूणपोषी बीज में ज़्यादातर यहाँ पे मटर दिया हुआ है, चुकंदर, जौ, गेहूँ, मक्का, जौ, मूंगफली, गेहूँ, इमली और ऑर्किड, काली मिर्च और सेम। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे एक बीज पत्री का उदाहरण आएगा जिसमें आपकी गेहूँ आ रही है, मक्का आ रहा है और जौ आ रहा है। तो ये आपका आंसर, गेहूँ, मक्का, जौ कैसे होते हैं? भ्रूणपोषीय प्रकार का। ठीक है, ये कैसे होते हैं? भ्रूणपोषीय प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष की गुणिता होगी अगर नर मादा जनक पादप षटगुणित है और चतुर्गुणित है। ठीक है, नर के लिए लिखा हुआ है कि नर क्या है? यहाँ पे षटगुणित, मतलब ये 6n है। मादा के लिए लिखा हुआ है कि जो मादा है वो कैसी है? चतुर्गुणित, मतलब 4n है। ठीक, इसने भ्रूणपोष के बारे में पूछा है, तो भ्रूणपोष के बारे में मैं आपको बता दूं कि भ्रूणपोष कैसा होता है? 3n होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है? 3n। ठीक, भ्रूणपोष का निर्माण किस किस से मिलके होता है? तो भ्रूणपोष का निर्माण जो फीमेल होती है, अब इसकी फीमेल कैसी है? इसकी फीमेल है 6n। तो इस फीमेल का जो एम्ब्रियो सेक होगा, ठीक है ना, जो इसका भ्रूणकोश होगा, तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें 3n, मतलब ये दो तो यहाँ पे इससे तो खैर कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ये n यहाँ पर भी। अच्छा, एक और बात, ये 6n है, मतलब नर 6n है, तो ये द्विगुणित है, द्विगुणित। और इसका अगुणित क्या होगा? इसका अगुणित होगा 3n। इसका अगुणित क्या होगा? इसका होगा 2n। ठीक है ना, क्योंकि ये द्विगुणित, क्योंकि नर और मादा पादप पूछा है, तो पादप तो द्विगुणित होता है,
तो नर द्विगुणित है 6n, तो इसका अगुणित करो 3n, मादा 4n है, द्विगुणित है मतलब 2n कंडीशन है, तो इसका आप हाफ कर लो अगुणित, तो ये अगुणित और ये अगुणित। अब अगुणित अवस्था में ही होता है एम्ब्रियो से, तो इसके अंदर यहाँ पर ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब ये फीमेल है तो फीमेल के लिए क्या क्या लिख देंगे हम, 2n 2n, ठीक है, ये 2 और ये 2n, ये 2n और 2n, ठीक है। यहाँ से अभी आप देख लो, सिर्फ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। अब ये नर आता है, नर, ठीक, नर में दो नर युग्मक है, एक नर युग्मक 2n और दूसरा भी कैसा, अच्छा नर कैसा है 3n है, तो नर 3n, ये भी 3n। एक नर युग्मक यहाँ पे जाके संलित होता है और एक नर युग्मक यहाँ पे जाके संलित होता है, तो ये 3। अब आप काउंट कर लो कितना हो गया, 2 2 4 और 4 3 7, ठीक है, क्योंकि 3 केंद्रकों का संलयन होता है, त्रिसंलयन होता है, 3 केंद्रकों का संलयन होता है। तो त्रिसंलयन भ्रूणपोष के निर्माण के समय, भ्रूणपोष का जब निर्माण होता है तो त्रिसंलयन होता है, त्रिसंलयन, इसीलिए मैंने क्या लिखा है 3n, क्योंकि यहाँ पे 3 केंद्रक मिलते हैं, तो एक अगुणित केंद्रक नर का, 2 अगुणित केंद्रक मादा के, तो कुल मिला के कितने हो गए 7n, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7n। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आसान से क्वेश्चन है, इनकी गुणिता आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको गुणिता याद नहीं होती है तो इसका मतलब ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, देखते से ही आपको पता लगना चाहिए कि इसकी गुणिता क्या होगी। जैसे बीजांड का है, इन सबको समझने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीजाणुद्भिद अवस्था कौन सी है, युग्मकोद्भिद अवस्था कौन सी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को क्लियर करिए कि बीजाणुद्भिद अवस्था कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था कौन सी होती है। और अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो 11th क्लास का 11वीं कक्षा का पादप जगत वाला चैप्टर पढ़ो, ठीक है, उसमें बीजाणुद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था को समझो कि बीजाणुद्भिद अवस्था, पादप का पूरा शरीर बीजाणुद्भिद अवस्था है, और युग्मकोद्भिद अवस्था जिसमें युग्मक बनते हैं, ठीक है, जैसे उसे आप हमारा शरीर मान के चलो, हम बीजाणुद्भिद अवस्था हैं, ठीक है, तो हमारा और पादपों का सेम ही है, हमारा ये शरीर और पादपों का जड़ तना पत्ती वो बीजाणुद्भिद अवस्था है, ठीक, और हमारे अंदर नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, तो ये युग्मकोद्भिद है, ये क्या है युग्मकोद्भिद। उसी प्रकार से पादपों में भी पुंकेसर के अंदर जो बनते हैं पराग कण, वो क्या है युग्मकोद्भिद, ठीक है, और अंडकोशिका क्या है युग्मकोद्भिद। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो अच्छे से पढ़ के, 11th क्लास का प्लांट किंगडम पढ़ना, फिर उसके बाद में 12th क्लास का, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद क्या होता है। और आप ये यकीन मान के चलिए कि 80% बायोलॉजी इसी के ऊपर टिकी हुई है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास में बनने वाली अवस्थाओं से सही क्रम का चुनाव कीजिए। भ्रूण के विकास में बनने वाली अवस्थाओं से सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो पहला लिखा है यहाँ पे युग्मनज, दूसरा है हृदय आकार, तीसरा है परिपक्व भ्रूण और चौथा है गोलाकार। तो ये गलत है, देखिए युग्मनज जब बनता है तो इसके बनते से ही हृदय आकार नहीं आता, युग्मनज ठीक है, फिर गोलाकार सही है, फिर हृदय आकार, फिर परिपक्व, ये सही है, युग्मनज फिर हृदय आकार, फिर युग्मनज फिर परिपक्व अवस्था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, आपके सेकंड आंसर आ जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए ये आपके मोनोकोट बीज, एक बीज पत्री, मतलब सॉरी मोनोकोट बीज का मतलब, हाँ एक तो आपका डाइकोट होता है, एक मोनोकोट होता है, तो एक बीज पत्री बीज का यहाँ पर ये चित्र है। ठीक, अब इसमें वैसे तो बहुत आसान है, आप देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये है इसका स्कूटेलम है ना, ये क्या है, ये इसका ये इसका एपीब्लास्ट है, डी वाला इसका एपीब्लास्ट है, आपने पढ़ा होगा ये एपीब्लास्ट है। ये इसका यहाँ पे प्रांकुर चोल है, प्रांकुर है, ये मूलांकुर चोल है, मूलांकुर है।
तो मैच कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात है। इसमें ए में दिया हुआ है प्रांकुर, जो कि गलत है। फिर इसमें सेकंड में दिया हुआ है कि जी मूलांकुर चोल है, जी मूलांकुर चोल है, ठीक है। एफ है मूलांकुर चोल, एफ। ठीक, हो सकता है कि आपको ये क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको ये डायग्राम क्लियर दिखाई देगा। बी में लिखा हुआ है कि प्ररोह शीर्ष है। बी कहाँ है? बी यहाँ पर है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्ररोह का शीर्ष भाग है, ठीक है। फिर इसमें सी लिखा हुआ है कि सी प्रांकुर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये गलत है। फिर इसके बाद में ए लिखा हुआ है कि प्रशल्क है और ई लिखा हुआ है कि मूलांकुर है। तो देखिए ए में प्रशल्क लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। प्रशल्क का मतलब होता है स्कूटेलम, तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये वाला पार्ट क्या है आपका, स्कूटेलम वाला पार्ट है। और ई क्या है? मूलांकुर है। ई वाला पार्ट ये क्या है? मूलांकुर, जिसे हम कहते हैं रेडिकल, जिसे हम कहते हैं रेडिकल मूलांकुर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इसका मैच है और जो चौथा ऑप्शन है ये सही तरह से मैच है डायग्राम से। नेक्स्ट है कैप्सुला में 400 बीज बनाने हैं तो इसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं और इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चन से भाग जाते हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी होता है कि उनका जो कोशिका विभाजन वाला पोर्शन होता है वो वीक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले 11th क्लास का जो सेल डिवीज़न वाला पार्ट है वो आप अच्छे से क्लियर करिए। अगर आपको अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन कैसे होता है और वहाँ पे आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है 400 बीज बनाने हैं, 400 बीज बनाने हैं और उसके लिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन कितने चाहिए। तो पहले तो हम ये बात क्लियर कर लें कि जब नर की बात आती है तो नर में एक अर्धसूत्री विभाजन से चार लघु बीजाणु, या फिर मैं 4 यहाँ पे परागकण लिख देती हूँ कि 4 परागकण बनते हैं, 4 परागकण बनते हैं, ठीक है। तो 400 बीज बनाने हैं। 400 बीज के लिए आपको 400 नर युग्मक चाहिए, 400 मादा युग्मक चाहिए। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि 400 बीज बनाने हैं तो 400 नर युग्मक और 400 कितने चाहिए? मादा युग्मक। तो इसके लिए पहले आप क्या करो, 4 यहाँ पे परागकण बनते हैं तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण, तो इसका मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 नर युग्मक बनते हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 नर युग्मक बनते हैं। तो 400 के लिए कितने करने पड़ेंगे? 400 के लिए कितने करने पड़ेंगे? 400 के लिए करने पड़ेंगे 100 अर्धसूत्री विभाजन। कितने करने पड़ेंगे? 100 अर्धसूत्री विभाजन। तो ये तो नर का कैलकुलेशन हो गया। अब मादा का करते हैं, मादा का कैलकुलेशन। मादा में क्या होता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 यहाँ पर अंड कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उसमें से 3 नष्ट हो जाती हैं। बचती कितनी है? 1। कितनी बचती है? 1। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 1 अंड कोशिका बन रही है तो 400 अंड कोशिका चाहिए, 400 मादा कोशिका चाहिए। तो यहाँ पे कितने विभाजन होंगे? 400। 400 के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे? 400। तो यहाँ पर 400 के लिए कितने करने पड़ेंगे? 400 अर्धसूत्री विभाजन। 400 अंड कोशिका के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे? 400 अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अब अर्धसूत्री विभाजन को आप प्लस कर लीजिए। ठीक, नर में कितने अर्धसूत्री विभाजन? 100। मादा में कितने? 400। तो कुल मिला के कितने हो गए? 500। कितने हो गए? 500। 400 किसके लिए? मादा के लिए। देखो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व करिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि नर में यहाँ पर 1 से 4 मिलते हैं, लेकिन मादा में जितनी अंड कोशिका होती है तो उतने ही विभाजन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपके आ गया 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन पश्च परिवर्तन के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन के बारे में पूछा है इसने, तो इसमें कौन सा परिवर्तन सही नहीं है? बीजांड से बीज, अंडाशय से फल, बीजांड व्रण से बीज व्रंत और अध्यावरण से फल भित्ति। तो देखिए यहाँ पर निषेचन के पश्च से होने वाले कौन सा विकल्प सही नहीं है? बीजांड से तो बनता है बीज, अंडाशय से बनता है फल, बीजांड व्रण से बनता है बीजांड का व्रंत और अध्यावरण से फल भित्ति। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन का उत्पाद क्या होता है? ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन का उत्पाद, जब ध्रुवीय केंद्रक आपस में संलयन करते हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पे सही है। प्रांकुर और बीजपत्र के मध्य भ्रूण अक्ष क्या कहलाता है? प्रांकुर और बीजपत्र, जैसे आपको ये पता है कि ये द्विबीजपत्री बीज है, ठीक, इसमें ये अक्ष है भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष में ऊपर की तरफ एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल, ठीक, और ये वाला हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल, जिसे बीज पत्राधार कहेंगे, इसे बीज पत्रोपरिक कहेंगे। तो प्रांकुर और ये वाला हिस्सा प्रांकुर बनेगा, ये वाला मूलांकुर बनेगा। तो इसने पूछा है कि प्रांकुर, ये वाला प्रांकुर और बीज पत्र के बीच भ्रूणीय अक्ष का भाग क्या कहलाएगा? एपिकोटाइल। तो इसे हम कहेंगे बीज पत्रोपरिक, इसे हम कहेंगे बीज पत्रोपरिक। देखिए ये भ्रूणीय अक्ष, ठीक है, और ये बीज पत्र। तो इसने पूछा है कि बीज पत्र, ये बीज पत्र और भ्रूणीय अक्ष के बीच वाला हिस्सा, तो ये क्या हो गया? एपिकोटाइल। पुष्पीय पादपों में अर्धसूत्री विभाजन किसके दौरान होता है? पुष्पीय पादपों में अर्धसूत्री विभाजन किसके दौरान होता है? लघु बीजाणु निर्माण के दौरान होता है, या युग्मक निर्माण के दौरान होता है, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण में होता है, या बीज निर्माण में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक निर्माण किसके दौरान? पुष्पीय पादपों में अर्धसूत्री विभाजन किसके दौरान होता है? तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे लघु बीजाणु के बनाने के लिए किसका निर्माण चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन का चाहिए। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, युग्मक निर्माण के लिए तो आपको ये पता है कि युग्मक के निर्माण के लिए समसूत्री चाहिए होता है, समसूत्री। आप ध्यान से देखना, पूरा जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि समसूत्री विभाजन होता है लास्ट में, तब जाके यहाँ पे युग्मक बनते हैं। फिर इसमें लिखा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण के लिए, गलत है। बीज निर्माण के लिए गलत है, तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। द्विनिषेचन में भाग लेने वाले नर केंद्रक व मादा युग्मकोद्भिद केंद्रक की संख्या। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, द्विनिषेचन में भाग लेने वाले नर युग्मक कितने हैं और मादा युग्मकोद्भिद केंद्रक की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 नर युग्मक, 2, 3 तो नर युग्मक है ही नहीं, गलत है बिल्कुल, क्योंकि नर युग्मक तो 2 ही हैं। तो जहाँ पे 3 आ रहा है वहाँ पे तो गलत कर दो, यहाँ पे 2 और 1 ही गलत है, तो आंसर आ गया आपके 2 तो नर युग्मक, 3 मादा युग्मक, है ना। मैं आपको बना के भी बता देती हूँ कि ये पोलन ट्यूब, ये पराग नलिका जिसमें 2 नर युग्मक, और यहाँ पे ये एक अंड कोशिका, और एक यहाँ पर ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो कितने? 3 तो मादा हो गए और 2 नर हो गए। इनके मध्य ही यहाँ पे क्या होता है? निषेचन होता है, द्विनिषेचन, त्रिसंलयन की प्रक्रिया। 3 मादा केंद्रक और 2 नर केंद्रकों के मध्य होती है। ये पराग नलिका है, ये पराग नलिका है जिसके अंदर 2 नर युग्मक है, 2 नर युग्मक, और यहाँ पे ये ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक जो जिनकी संख्या 2 है। ध्यान रखना मैंने गोला बना दिया लेकिन ये अलग अलग है। और ये एक अंड कोशिका है, ये है अंड कोशिका। एक आवृत बीजी पादप में मूलांकुर, मूलांकुर का मतलब बीजाणुद्भिद अवस्था, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 है, 16 का मतलब 2n कंडीशन है।
तो नाल केंद्रक तो कैसा होगा, अगुणित होगा। नाल केंद्रक प्रतिमुखी भी अगुणित होगा। द्वितीय केंद्रक ये द्विगुणित होगा। भ्रूणपोष ये 3n होगा। गुणसूत्रों की संख्या बताइए। भ्रूणपोष 3n, द्वितीय केंद्रक 2n, को प्रतिमुखी n, नाल केंद्रक n। अब आप बता सकते हैं, ठीक, चलिए बताइए। तो यहाँ पे नाल केंद्रक n है तो 16 का जस्ट हाफ कर दो, 16 2n है तो 8 कैसा हो जाएगा n। तो यहाँ पे नाल केंद्रक 8, प्रतिमुखी 8, द्वितीय केंद्रक 2n 16, भ्रूणपोष 3n है। भ्रूणपोष 3n का मतलब 8 + 8 + 8, क्योंकि 3 संलयन होता है, 3n कंडीशन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो आपका आंसर यही सही है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है 16 16, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान भी हैं, ठीक, और आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट, निषेचित बीजांड में n2n 3n स्थिति क्रमशः किस में होती है? n2n 3n, ठीक है, निषेचित बीजांड के बारे में पूछा है, ठीक है। n स्थिति किसकी होती है? n स्थिति एंटीपोडाल की होती है, बिल्कुल सही है, एंटीपोडाल ये n में ही होता है क्योंकि इसका निषेचन तो होता नहीं है, ठीक। फिर इसने पूछा युग्मनज होता है 2n, यहाँ पे युग्मनज बनता है जो होता है 2n। भ्रूणपोष कैसा होता है 3n, तो पहला ऑप्शन ही सही है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n, बीजांडकाय 2n, भ्रूणपोष 3n, अंड कोशिका n, बीजांडकाय 2n, लघु बीजाणु n, ठीक है, भ्रूणपोष 3n, बीजांड द्वार 2n, न्यूक्लियस यहाँ पे n। तो इस तरह से आपको प्लॉइडी पता होनी चाहिए, तो आप आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नारियल में तरल केंद्रकीय भ्रूणपोष सफेद गिरी वाला भाग क्या कहलाता है? अध्यावरण, कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, तंतुकीय भ्रूणपोष। देखो नारियल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें तरल भ्रूणपोष भी होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष भी होता है, ठीक है। नारियल का पानी तरल भ्रूणपोष और नारियल की गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष। तो यहाँ पे पूछा इसने सफेद गिरी वाला भाग, तो ये कोशिकीय भ्रूणपोष है। जो गिरी होती है वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया उसमें हो जाती है, उसमें क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन के बाद उसमें फ्रेगमोप्लास्ट, सेल वॉल, कोशिका भित्ति बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है गिरी वाले हिस्से में। लेकिन जो तरल वाला भाग होता है नारियल के अंदर, उस तरल वाले भाग में लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, इसलिए वो तरल भाग होता है। जब भ्रूणपोष बीज परिपक्व के पूर्व विकासशील भ्रूण द्वारा संपूर्ण उपभोग कर लिया जाता है, तो ऐसे बीजों को देखो संपूर्ण उपभोग कर लिया है, तो बीजों में भोजन संग्रह होता है, बीज में भोजन संग्रह होता है बीज पत्र में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सेकंड, बीज पत्र के अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन है अब आपके, ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में आपके 40 क्वेश्चंस थे, इन 40 क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करना, और आपको लगे कि मेरे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व नहीं हुए तो उन टॉपिक्स को दोबारा जाके रीड करना, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, इस बीज के बारे में बताना है क्या क्या हिस्सा। देखो आसान सा है। ए क्या है, तो ए यहाँ पे बीजांड आवरण है। बी क्या है, बी इसका भ्रूणपोष है। सी पूछा है, सी क्या है, तो सी यहाँ पे इसके बीज पत्र हैं, ये 2 बीज पत्र हैं, ये यहाँ पे ये एक बीज पत्र, ठीक है, और ये बीज पत्र, मतलब ये बीज पत्र है इसके। डी क्या है, डी इसका कैरंकल है, ये कैरंकल है। तो अब मैच कर लीजिए, पहला भ्रूणपोष दिया हुआ है, गलत है। पहला बीजावरण सही है, सेकंड में बी में भ्रूणपोष सही है, सी में कैरंकल ये गलत है, कैरंकल ये वाला होता है, ये कैरंकल होता है, ठीक है। यहाँ पे बीजावरण बीजपत्र ये गलत है, फिर ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, तो ये 4th स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस। अब पार्ट 2 में देखेंगे रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में।